देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है वो लगभग समाप्त हो चुका है। और इसमें आपको एसी करंट और डीसी करंट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये बताना है। ठीक है। और इसके बाद चोक कॉइल क्या होता है, एक चोक कॉइल छूट गया था चैप्टर में, तो चोक कॉइल के बारे में आपको बताएंगे हम। और साथ ही साथ जो है किसी परिपथ में शक्ति कितनी होती है, परिपथ की शक्ति क्या है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करनी है। तो ये थोड़े टॉपिक छूटे हुए थे, लंबा चैप्टर था, तो ये टॉपिक बता देंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। किसी के कोई प्रश्न तो नहीं आए हुए हैं? ठीक है। यदि आपके कोई प्रश्न हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, तो आप बता दीजिएगा, उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो पहले इसमें आपको हम बताते हैं कि एसी करंट, ठीक है, और डीसी करंट, एसी करंट और डीसी करंट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना। कुछ में जो एसी करंट होता है वो अच्छा माना जाता है, और कुछ में एसी करंट डीसी करंट से ख़राब भी माना जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट एसी करंट में अच्छे हैं, कौन से डीसी में अच्छे हैं, उसको आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो एसी करंट होता है वो ज़्यादा प्रबलता की धारा देता है। इसी का उपयोग आप घरों में करते हैं। जब घरों में आप ये बिजली जलाते हैं तो एसी करंट आप यूज़ करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा होती है ये, और ये बहुत दूर से आती है। पावर हाउस से ये धारा आती है और ट्रांसफार्मर के थ्रू होती हुई ये आपके घरों में आती है। तो इसकी जो प्रबलता होती है धारा की बहुत उच्च होती है। ठीक है ना। तो पहला जो है इसकी जो बेनिफिट है उसमें क्या है कि प्रबलता इसकी बहुत उच्च होती है। किसकी? एसी करंट की बता रहा हूँ। ठीक है। प्रबलता उच्च होती है किसके अपेक्षाकृत? डीसी करंट जो होती है इसकी प्रबलता जो है वो निम्न होती है। ठीक है ना। डीसी करंट की जो प्रबलता है वो निम्न होती है, एसी करंट की प्रबलता उच्च होती है, डीसी करंट की प्रबलता निम्न होती है। इसीलिए बहुत दूर से आप अगर इसको ले आते हैं तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है ना। एनर्जी का लॉस नहीं होता है। बहुत दूर तक आप ट्रांसफार्मर की लाइट को ले जाएंगे तब भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा। जबकि डीसी जो करंट होती है उसको अगर आप ले जाते हैं, जैसे आपके घरों में इन्वर्टर मान लीजिए है ना, इन्वर्टर की बैटरी है, और उसकी जो लाइट है अगर आप बहुत दूर ले जाते हैं तो वो लाइट आपकी छीड़ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि तारों में ही बहुत ज़्यादा लाइट जो है वह वेस्ट हो जाती है। तो ये एसी करंट का लाभ हुआ, है कि नहीं है। दूसरा इसका जो लाभ है, ध्यान दीजिएगा हर लाभ। ठीक है। दूसरा इसका जो प्रॉफिट है वो ये है कि एक यंत्र होता है चोक कुंडली। क्या होती है? चोक कुंडली, या इसको हम बोलते हैं चोक कॉइल। क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। तो चोक कॉइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी परिपथ में, एसी परिपथ में लगता है। ये जब किसी परिपथ में लगाया जाता है तो क्या करता है, बिना खुद ऊर्जा लिए हुए, ये खुद कोई ऊर्जा नहीं लेता है, लेकिन ये एसी करंट को नियंत्रित कर देता है। ठीक है ना। एसी करंट को यह नियंत्रित कर देता है बिना ऊर्जा का क्षय हुए। समझ गए बात को। जैसे किसी परिपथ में एनर्जी को कंट्रोल करना है, मतलब करंट को कंट्रोल करना है, तो धारा को बढ़ाने या घटाने वाला काम जो है ये क्या करता है? चोक कुंडली करता है। डीसी में भी ऐसा हो सकता है। डीसी में रिहास्टेट नाम सुना होगा आपने। रिहास्टेट जो है ये, या इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसको? धारा नियंत्रक। तो ये जो धारा नियंत्रक आपका है सॉरी, धारा नियंत्रक आपका जो है ये भी धारा को कंट्रोल करता है। ये डीसी सर्किट में धारा को कंट्रोल करता है, और ये चोक कॉइल जो है वो एसी सर्किट में करता है। तो धारा के कंट्रोलिंग करने वाला जो काम है वो तो दोनों में होता है, लेकिन चोक कॉइल जो है ये बिना एनर्जी को वेस्ट किए हुए धारा को कंट्रोल कर देता है। जबकि जो रिहास्टेट होता है ये धारा को कंट्रोल तो करता है लेकिन ये एनर्जी को वेस्ट करता है। आपने देखा होगा लैब में धारा नियंत्रक पे, धारा नियंत्रक की जो कॉइल होती है उसको हम खिसकाते हैं, देखा है ना उसमें ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि उसको हम खिसकाते हैं। जब उसको खिसकाएंगे आप, एक तरफ एक साइड से दूसरी साइड आप ले जाएंगे तो क्या होगा
तो धारा के मान को ये बढ़ा देगा घटा देगा। तो जो उस पर तार लपेटे रहते हैं धारा नियंत्रक पे, उन्हीं तारों में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो करंट अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एसी करंट में क्या होता है, जो चोक कॉयल है उसका यूज़ करते हैं, जो कि बिना एनर्जी को वेस्ट किए हुए कंट्रोलिंग कर देता है। दूसरी चीज़ है कि प्रत्यावर्ती धारा यूज़ करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यूज़ होते हैं, जैसे विद्युत मोटर है, तो ये मजबूत होते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो है वो मजबूत होते हैं। डीसी करंट के जो यूज़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो मजबूत नहीं होते हैं, वो कम टिकाऊ होते हैं, जल्दी से वो खराब हो जाते हैं। समझ रहे हैं। अगला इसका लाभ ये है एसी करंट का कि एसी करंट को हम आवश्यकता पड़ने पर एसी करंट को आवश्यकता पड़ने पर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे बात को। एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा। रेक्टिफायर का मतलब होता है दिष्टकारी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। तो दिष्टकारी क्या काम करता है कि ये रेक्टिफाई कर देता है। मतलब अगर एसी करंट फ्लक्चुएट कर रही है, अप डाउन कर रही है, तो ये उसको क्या करता है, वन डायरेक्शन में कर देता है। तो एसी को करंट को जहाँ कहीं भी यूज़ पड़ेगा हमको, तो एसी करंट को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को। तो ये उसका लाभ है। ये एसी करंट के लाभ हो गए। अच्छा, एसी करंट में क्या दोष हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो एसी करंट होती है, एसी करंट वो ज़्यादा खतरनाक है। एसी करंट क्या है, ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर बिजली का झटका आपको लग जाए तो फिर जीवन दुर्लभ हो जाएगा। समझ रहे बात को। क्योंकि ये 220 वोल्ट की सप्लाई अगर दिखाई जा रही है, तो 220 वोल्ट के बजाय ये 311 वोल्ट। आपको याद आ रहा ना, V इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब 220 वोल्ट अगर दिखा रहा है तो जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है वो क्या होती है, 311 वोल्ट। तो 311 वोल्ट का झटका आपको लगता है। समझ गए बात को। 311 वोल्ट का झटका आपको लगेगा। तो एसी करंट जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़्यादा डेंजरस होती है। लेकिन जो डीसी करंट होती है वो उतनी डेंजरस नहीं होती है। कहने का मतलब इसको आप छुएंगे तो झटका तो लगेगा, लेकिन जान जाने का खतरा जो है वो नहीं रहेगा। दूसरा इसका दोष क्या है, देखो एसी करंट जो होता है, महत्वपूर्ण इसका डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। एसी करंट जो होता है इसका मैक्सिमम भाग क्या होता है, जो तार हमारा होता है, ये हमारा तार हो गया, इस तार की सतह पर ही बहता है। मतलब करंट को फ्लो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तार की सतह पर ही फ्लो होते हैं। कहने का मतलब अगर एक मोटा तार हमारा है तो उस मोटे तार की सतह पर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, बीच में नहीं जाते हैं। समझ गए बात को। इसीलिए देखिए जो एसी करंट होता है उसमें जब तार बनाए जाते हैं तो पतले पतले कई तारों को बना करके उनको हम क्या करते हैं, एक ही में ऐंठ देते हैं, उसमें ऐंठन पैदा कर देते हैं। कभी आपने देखा है बिजली वाला तार जो ऊपर से जाता है, जो घरों से सप्लाई, जो बिल्कुल नेकेड तार होते हैं, नंगे तार होते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें बहुत पतले पतले कई तार होते हैं। और वो तार एक को एक में एक मतलब जैसे 10 तार हैं, 10 तारों को ऐसे ऐंठन करके एक मोटा तार बना देते हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया इस तरह से कि ये जो तार हमारा है वो एक सिंगल वायर क्यों नहीं है, हाँ, वो मतलब कई पतले पतले तारों को मिला क्यों बनाया हुआ है। वो इसीलिए बनाया हुआ है कि पतले पतले तार रहेंगे तो धारा सब में जाएगी, और अगर एक मोटा तार हम बना देंगे तो मोटे तार में सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और बीच में नहीं फ्लो होंगे। बीच में जो है वो तो तार के पदार्थ की मात्रा उतनी बेकार हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि एसी करंट जो है वो पूरे पदार्थ में से नहीं बहता, बल्कि ये तारों की सतह पर से ही फ्लो होता है, ठीक है। और जो डीसी करंट है वो पूरे पदार्थ में से बहता है। ये उसका दूसरा लाभ है। समझ गए बात को ना। तो ये मतलब डीसी का लाभ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत विश्लेषण। क्या है ये, विद्युत विश्लेषण। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा आपने ना केमिस्ट्री वगैरह में। जैसे मान लीजिए
HCl है, HCl का वियोजन करना है ना, हाइड्रोजन आयन को और क्लोराइड आयन को अलग करना है। तो यहाँ पर जब आयनों को अलग करना है, मतलब विद्युत विश्लेषण करना है, तो उसमें करंट फ्लो करनी होती है। तो वहाँ पर अगर AC करंट फ्लो करेंगे तो ये विश्लेषण नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है ना। इसके लिए DC करंट ही चाहिए आपको। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि विद्युत जो AC करंट है उस AC करंट से ही हो सकते हैं, जैसे विद्युत विश्लेषण है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जो विद्युत मुद्रण वाला काम होता है, छपाई वाला काम होता है उस पर, या किसी कम मूल्यवान धातु पर अधिक मूल्यवान धातु की परत चढ़ाना है। जैसे मान लीजिए मतलब चांदी कोई बर्तन है, उस पर सोने का पानी चढ़ाना है, या तांबे का बर्तन है, चांदी का पानी चढ़ाना है। तो इसको हम बोलते हैं कम मूल्यवान धातु के ऊपर अधिक मूल्यवान धातु की परत चढ़ाना। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, विद्युत विश्लेषण है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो ऐसे कार्यों में क्या होता है, हम DC करंट का उपयोग करते हैं, वहाँ पर AC का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। AC करंट का उपयोग नहीं कर सकते, DC का उपयोग ही कर सकते हैं। तो इन सब मामलों में, कुछ मामलों में AC करंट जो है सुपीरियर है, और कुछ मामलों में DC करंट अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब चोक कॉइल क्या है, जरा चोक कॉइल के बारे में आप बताते हैं हमें, ठीक है। चोक कॉइल के बारे में चर्चा तो हमने पहले ही कर दिया आपको, ठीक है। चोक कॉइल के बारे में चर्चा हमने पहले ही आपको बता दिया कि चोक कॉइल क्या काम करता है। अगर पूछा जाए कि चोक कॉइल है क्या, तो चोक कॉइल जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, चोक कॉइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या काम करता है, ये किसी AC सर्किट में, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ये क्या करता है, विद्युत धारा नियंत्रक के रूप में काम में लाया जाता है। कहने का मतलब ये करंट को जो फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। समझ गए बात को। इसमें होता क्या है कि एक जो है, ये देखिए नर्म लोहे की क्रोड है, ये एक नर्म लोहे की एक छड़ है, क्रोड कहते हैं इसको, ठीक है। नर्म लोहे की एक क्रोड होती है, और इस क्रोड पर क्या करते हैं, ये तांबे के तार जो है वो लपेटे रहते हैं, ठीक है। नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के जो तार हैं वो तांबे के तार लपेटे रहते हैं। इस तरह से लपेटे रहते हैं कि पूरा जो हमारा क्रोड है वो पूरा क्रोड भर जाए। समझ गए। तो ये पूरी जो कुंडली है इसको हम बोलते हैं चोक कॉइल या चोक कुंडली। और ये तांबे के तार आपके हो गए, तांबे के तार हो गए। और यहाँ पर जो है एक सर्किट बना सकते हैं आप, हैं यहाँ पर एक ऐसे हमने लगा दिया, बल्ब लगा दिया ये, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है प्रत्यावर्ती परिपथ दिखा दिया ऐसे ही, ये ऐसे देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब उसका एक स्वरूप जान लीजिए, चोक कॉइल का एक आंतरिक स्वरूप ऐसे ही होता है। इसमें होता क्या है कि एक कुंडली चूंकि है, अगर कुंडली है तो निश्चित रूप से उस कुंडली का अपना एक स्वप्रेरकत्व होगा। मान लीजिए कुंडली का स्वप्रेरकत्व है L, समझ गए बात को। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है, L। तो इसमें ऊंचे स्वप्रेरकत्व की कुंडली होती है, ऊंचे स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली होती है, यानी स्वप्रेरकत्व इसका ऊंचा होता है, स्वप्रेरकत्व ऊंचा होता है, ठीक है। और इसमें जो है इसका जो प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध तो होगा ही, प्रतिरोध इसलिए होगा इसमें क्योंकि तांबे का तार है, तो तांबे के तारों का अपना जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध तो होगा ही। तो प्रतिरोध जो R है ये कैसा प्रतिरोध है, निम्न प्रतिरोध है, ठीक है। तो एक इस परिपथ में दो तरह के प्रतिरोध हैं, एक तो प्रतिरोध R है, तांबे के तारों के कारण प्रतिरोध है, और दूसरा प्रतिरोध जो क्या है, ये उच्च प्रतिरोध है, किसके नाते है, ये कुंडली के नाते है। तो ये परिपथ कौन सा हो गया, इस परिपथ को हम बोलते हैं आर्यल परिपथ। क्या बोलते हैं, ये आर्यल परिपथ। समझ गए बात को, ये हो गया आर्यल परिपथ। और आर्यल परिपथ अगर है तो आपको याद होगा आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, Z बराबर √R² प्लस ω²L²। याद आ रहा है ये चीज़, Z इक्वल टू क्या होता है, √R² प्लस ω²L²। ये जो है आर्यल परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ठीक है ना। अब प्रतिबाधा तो आप जान गए आर्यल परिपथ क्या होती है। अब किसी परिपथ में व्यय होने वाली जो शक्ति होती है उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू, अभी इस पर चर्चा हम कर लेते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, देखिए VRMS
इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये क्या होता है? किसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, माफ़ कीजिएगा, किसी परिपथ में व्यय होने वाली शक्ति होती है। अब कास फाई क्या है? कास फाई को हम बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? शक्ति गुणांक। वही शक्ति गुणांक आपके कोर्स में नहीं है। शक्ति गुणांक आप देखेंगे जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस में शक्ति गुणांक जो है वो कट गया है। समझ गए बात को? शक्ति गुणांक जो है उसमें जो नया आपका सिलेबस हुआ है 30% जो कटौती हुई है उसमें शक्ति गुणांक कट गया। लेकिन अब इसको बताने के लिए तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए, अब कास फाई की वैल्यू क्या होती है? कास फाई की वैल्यू होती है आर डिवाइड बाई जेड। ठीक है ना? आर डिवाइड बाई जेड मतलब किसी परिपथ की प्रतिबाधा जो है नीचे रहेगी और परिपथ में जो आर है यानी प्रतिरोध है वो ऊपर रहेगा। समझ गए बात को? परिपथ में प्रतिरोध आपका ऊपर रहेगा और जेड जो प्रतिबाधा है वो नीचे रहेगी। ये कहाँ से आया पता है? ये चीज़ कहाँ से आई मालूम है? देखिए, जो आर एल परिपथ होता है वो फिगर आपको याद अगर हो, ठीक है, फिगर आपको याद हो तो ऐसे बनता है फिगर, ये ऐसे। ये आपका होता है प्रतिरोध आर, ये आपका शक्ति गुणांक हो गया फाई, ये आपका हो गया जेड। जेड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये आर है और ये एक्सएल है, तो ये आपका बन गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल ऐसे आर स्क्वायर प्लस एक्स यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसे बना। तो कास फाई इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण आर बटे जेड होता है। तो कास फाई इक्वल टू आर बटे जेड हो गया। तो कास फाई इक्वल टू हो जाएगा आर डिवाइड बाई जेड का मतलब हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, सही यहाँ तक है। अब इसमें क्योंकि जो आर हमारा है, आर देख रहे हैं ना, ये अत्यंत निम्न है। ये आर हमारा जो है अत्यंत निम्न है और ये हमारा अत्यंत उच्च है। तो अगर आर अत्यंत निम्न है, आर निम्न है और ये बहुत उच्च है, तो कास फाई की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी। भाई जिस भिन्न का हर बहुत बड़ा हो गया और जो भिन्न का अंश है बहुत छोटा हो गया, तो ये कास फाई की वैल्यू जो है बहुत कम होती है। जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो आइडियल रूप में तो जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होती है। ये क्या होती है? बहुत न्यूनतम होती है। और कास फाई की वैल्यू बहुत न्यूनतम अर्थात जीरो के इक्विवेलेंट होती है जीरो की तरफ। तो उस अवस्था में जो शक्ति क्षय हमारा है वो लगभग शून्य हो जाता है। क्या होता है? लगभग शून्य। तो कहने का मतलब जो आर एल परिपथ है चोक कॉइल में जो बना हुआ था, उस परिपथ में जो शक्ति क्षय हुई वो हमारी क्या हो गई? वो जीरो हो गई। और शक्ति क्षय हमारी अगर जीरो हो गई है तो इसका मतलब परिपथ में शक्ति जो है वो क्षय नहीं हो रही, शक्ति हमारी वेस्ट नहीं हो रही है। तो बिना शक्ति को वेस्ट किए हुए ये चोक कॉइल क्या काम करता है? ये मतलब करंट को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है ना? ये करंट को कंट्रोल कर लेता है। समझ के बात को? तो चोक कॉइल के बारे में समझ गए होंगे। चोक कॉइल के बारे में भी वैसे आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है, क्योंकि चोक कॉइल में शक्ति गुणांक का प्रयोग है और शक्ति गुणांक जो है वो कोर्स से कट चुका है। तो आपको इसमें शक्ति गुणांक के बारे में अब उतनी जानकारी आप जान जाइए कि शक्ति गुणांक कास फाई जो है वो आर डिवाइड बाई जेड के इक्वल होता है। ठीक है ना? चलिए, अब परिपथ में शक्ति क्षय बता दूं आपको। परिपथ में शक्ति क्षय, किसी परिपथ में शक्ति क्षय क्या होती है? तो जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, पहली कंडीशन क्या है कि परिपथ में क्या है? शुद्ध प्रतिरोध है। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है तो उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में V इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा टी। और चूँकि प्रतिरोध अगर केवल परिपथ में है तो उस कंडीशन में जो विभवांतर होता है और धारा होती है दोनों समान कला में होते हैं। तो I की वैल्यू भी हो जाएगी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो शक्ति क्षय क्या हो जाएगा? P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। तो V की जगह हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी इंटू I की जगह हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा V0 इंटू I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। समझ गए बात को? अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होती है इसकी औसत वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है ना? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की औसत वैल्यू 1/2 होती है। इसको आपको बस याद कर लीजिए और निकालना तो बता दूं, ऐसे निकाल लीजिए। देखिए, एक पूरे चक्र के लिए 0 टू टी, ये आपका पूरा चक्र है। एक पूरे चक्र के लिए अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे हम, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और 1/t से डिवाइड कर दिया, औसत निकालेंगे ना,
तो 0 से t के बीच में जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है इसको हम 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी वाले फार्मूले से निकालेंगे और पूरे आवर्तकाल से डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/2 आएगा वो, ठीक है ना। 1/2 आपने यहाँ रख दिया तो हो जाएगा ये v0 अपान √2, ये हमारा है v0 इंटू I0 इंटू 1/2 किया ना, तो एक बार v0 अपान हमने √2 कर दिया और एक बार I0 बटे √2 कर दिया, ठीक है ना। अब v0 अपान √2 इसको क्या बोलते हैं, इसको VRMS और I0 बटे √2 इसको IRMS। तो P इक्वल टू होता है VRMS इंटू P इक्वल टू क्या होता है VRMS इंटू IRMS, ठीक है। और अगर परिपथ में प्रतिरोध के अलावा जैसे RL परिपथ है, RC परिपथ है, कुछ कोई और परिपथ है, तो व्यापक जो फार्मूला होता है परिपथ में शक्ति क्षय का ये होता है P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई जो है वो शक्ति गुणांक होता है, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। ये केवल जो है वो शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में है और ये जो है शुद्ध प्रतिरोध के साथ अगर कोई संधारित्र है या कोई कुंडली है तो उस परिपथ के लिए है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक 2-3 टॉपिक थे ये छूटे हुए थे, इसको आप कवर कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आप अगर न्यूमेरिकल लगाए हों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, अदरवाइज जो अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उसमें विस्थापन धारा तो समाप्त हो गया है, विस्थापन धारा की क्या आवश्यकता है वो कट गया है। तो बहुत छोटा चैप्टर है, वो एक दिन में या बहुत होगा 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो बस अगले ही 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ लीजिए आप, और आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, अगले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारी आप कर लीजिए, ठीक है।